हेलो दोस्त, कैसे हो? स्वागत है आपका चैनल में। और आज टेम्परेचर का तीसरा लेक्चर समझते हैं। और तीसरे लेक्चर के अंदर अपन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बिहेवियर ऑफ एनिमल की बात करेंगे। एनिमल की बिहेवियर पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, आइए समझते हैं। मैंने आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉर्फोलॉजी पढ़ा दिया, फिजियोलॉजी पढ़ा दिया, तीसरा बचा है बिहेवियर। जब इन्वायरमेंट एक्सट्रीम एडवर्स हो जाए तो ऑर्गेनिज्म के पास दो ही रास्ता बचता है, या तो एरिया छोड़ दो या टाइम छोड़ दो। रिपीट करता हूं, जब इन्वायरमेंट एक्सट्रीम एडवर्स हो जाएगा, एक्सट्रीम खराब हो जाएगा, तो ऑर्गेनिज्म के पास अब दो ही रास्ता बचता है, या तो एरिया छोड़ दो या फिर टाइम छोड़ दो। अब आप कहिएगा कि सर वो ऑर्गेनिज्म भी एरिया छोड़ेगा जो ऑर्गेनिज्म अमीरों का अमीर है। अरे अमीरों का अमीर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी भी एक लिमिट है। ह्यूमन अमीरों का अमीर है, आपको पता है। और कह दो ह्यूमन से कि -20 डिग्री टेम्परेचर में बिना कपड़ों के रह के बता, रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, सब अमीरी निकल जाएगी। कह दो ह्यूमन से 70 डिग्री टेम्परेचर में बिना एसी के रह के बता, रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, उसकी अमीरी निकल जाएगी। अरे दुनिया में कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, उसकी भी लिमिट है। तो जब इन्वायरमेंट एक्सट्रीम एडवर्स हो जाता है, जब बेटा इन्वायरमेंट मैंने इन्वायरमेंट लिखा है, एक्सट्रीम एडवर्स हो जाएगा, एक्सट्रीम एडवर्स हो जाएगा, तो दो ही रास्ता बचता है, या तो एरिया छोड़ दो, एरिया छोड़ने को अपन माइग्रेशन कहते हैं, या तो टाइम छोड़ दो, टाइम छोड़ने को अपन सस्पेंशन कहते हैं। अगर कोई एरिया छोड़ा है, एरिया स्किप, तो उसे माइग्रेशन कहते हैं। और अगर बेटा कोई टाइम स्किप किया है, तो उसे अपन सस्पेंशन कहते हैं। जैसे कि आपने साइबेरियन क्रेन का नाम सुना होगा। साइबेरियन क्रेन, जब साइबेरिया में गजब की ठंडी पड़ती है, गजब की ठंडी, मैंने कहा एनवायरमेंट एक्सट्रीम एडवर्स हो चुका है, तो साइबेरियन क्रेन वहां से उड़ के राजस्थान भरतपुर चली आती है। और भरतपुर में एक पार्क है जिसका नाम है कियोलाडो नेशनल पार्क, वहीं पे आती है। और जैसे ही इन्वायरमेंट सही होता है साइबेरिया का, फिर वहां पे चली जाती है। तो बताओ, साइबेरियन क्रेन माइग्रेशन का एग्जाम्पल है कि सस्पेंशन का? बिल्कुल सही, माइग्रेशन का एग्जाम्पल है। तो इसके अंदर एक एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी बुक लिखती है, साइबेरियन क्रेन। और साइबेरियन क्रेन भरतपुर आती है, भरतपुर राजस्थान में है। और राजस्थान के भरतपुर में भी कहा, तो कियो लाडो नेशनल पार्क में आती है बेटा, कियो लाडो नेशनल पार्क। ठीक, आपने एक पक्षी है उसका नाम सुना होगा जो एनसीईआरटी बुक जिक्र नहीं करती है, आर्कटिक लॉन्गेस्ट माइग्रेशन करती है। ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ आती है। गजब, लॉन्गेस्ट, एक पोल से दूसरे पोल, आप समझ पा रहे हैं? और आपको पता है जब दोनों पोल्स की तरफ अपोजिट मौसम होता है, अगर नॉर्थ पे सर्दी तो यहाँ पे गर्मी, यहाँ पे गर्मी तो वहां पे सर्दी, इसे ठंड बर्दाश्त नहीं होता। नॉर्थ में ठंडी आ रही है, उड़ो चलो साउथ की तरफ, साउथ में ठंडी आ रही है, उड़ो चलो नॉर्थ की तरफ। ठीक, चलिए अगला पॉइंट बेटा, सस्पेंशन 3 तरीके का होता है। एक को अपन हाइबरनेशन के नाम से पुकारते हैं, हाइबरनेशन। ठीक, दूसरा बेटा एस्टिवेशन के नाम से पुकारते हैं, और तीसरा अपन डायापॉज के नाम से पुकारते हैं, डायापॉज। ज्यादा ठंडी नहीं बर्दाश्त होती, छुप जाओ, विंटर स्लीप, हाइबरनेशन कहलाता है। तो हाइबरनेशन का मतलब बेटा होता है विंटर स्लीप। ज्यादा ठंडी नहीं बर्दाश्त होती, विंटर स्लीप। ज्यादा गर्मी नहीं बर्दाश्त होती,
एस्टिवेशन समर स्लीप। और ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी, दोनों बर्दाश्त नहीं होती। अरे तभी तो डाई आया, डाई का मतलब दो, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी, दोनों बर्दाश्त नहीं होती। अपने आप को वहीं पे रोक लो जहां पे हो, वहीं पे अपने आप को इनएक्टिव कर लो। स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। ठीक बेटा, ये कुछ बात एनसीईआरटी बुक आपसे मेंशन कर रही थी, और जो बात एनसीईआरटी बुक आपसे मेंशन कर रही थी वो आपके सामने है। हाइबरनेशन का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो हाइबरनेशन का एग्जांपल है पोलर बियर। पोलर बियर 6-6 महीने तक सो जाता है। अब आप कहिएगा सर 6-6 महीने तक सो गया, मरा नहीं मरता है साहब, क्योंकि अपने बॉडी के फैट को ही कंज्यूम करता है और पतला होके निकलता है, फिर खूब खाता है। पता नहीं कब इन्वायरमेंट कंडीशन एडवर्स हो जाए, फिर छुप जाओ। ठीक, और इसके अंदर अगर मैं एस्टिवेशन के अंदर बेटा एग्जांपल दूं तो स्नेल हो गया एस्टिवेशन का एग्जांपल, फिश हो गया, ये एस्टिवेशन का एग्जांपल है। जब आप अपने गांव में देखते होंगे कि कभी कभी गर्मी में तालाब सूख जाता है पूरी तरीके से, तो और जब नीचे से मिट्टी को खुदाई करिएगा तो वहां पे छोटी छोटी मछलियां निकलती हैं, उन्होंने एस्टिवेशन किया है। पानी सूखा, गर्मी गजब की, अब मछली को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो छुप गई, समर स्लीप कर ली उसने, एस्टिवेशन का एग्जांपल है। और जू प्लैंक्टन की अगर मैं बात करूं, जू प्लैंक्टन जो है वो इसके एग्जांपल है। इसके एग्जांपल का मतलब डायपोज के एग्जांपल है। तो ये कुछ बात एनसीईआरटी बुक आपसे कह रही थी, मैंने आपसे कह दिया। एक एग्जांपल मैं आपको बिहेवियरल के अंदर दूंगा जिसका नाम है डेजर्ट लिजार्ड। डेजर्ट लिजार्ड अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी को ये बिहेवियर से मेंटेन करना जानती है, बिहेवियर से मेंटेन करती है अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी को। डेजर्ट लिजार्ड के पास उस एरिया की फिजियोलॉजी है, लेकिन एनवायरनमेंट की फिजियोलॉजी उसके पास नहीं है। और आपको पता होना चाहिए कि डेजर्ट लिजार्ड राजस्थान में रहना पसंद करती है, और रेत जितने तेज गर्म होते हैं उतने तेज ठंडे भी होते हैं। जैसे रात होती है, रेत जो बालू हैं वो ठंडे होने लगते हैं, इनको ज्यादा ठंडी नहीं बर्दाश्त है, बरों में चली जाओ। और जैसे सुबह होता है, जैसे सनराइज होता है, बाहर निकल आओ। अरे बरों में जाना, बाहर आना, बाहर आके फिर बरों में जाना, धूप छांव में आना, ये जो गेम ये करती है, ये अपने बॉडी की फिजियोलॉजी को मेंटेन कर रही है बिहेवियर से। तो ये अपने बॉडी की फिजियोलॉजी को मेंटेन करती है, किससे? बिहेवियर से मेंटेन करती है, क्योंकि आपको पता है कि इसके एरिया की फिजियोलॉजी इसके पास है, इसके एरिया की फिजियोलॉजी इसके पास है, लेकिन एनवायरनमेंट की फिजियोलॉजी इसके पास नहीं है। अगर वहां का एनवायरनमेंट बदल गया तो क्या ये रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। अरे उस एरिया की फिजियोलॉजी उसके पास है। और आपकी एनसीईआरटी बुक लिखती है कि डेजर्ट लिजार्ड लैक फिजियोलॉजिकल एबिलिटी। किस फिजियोलॉजी की बात करती है? उसके एरिया की फिजियोलॉजी नहीं, एनवायरनमेंट की फिजियोलॉजी इसके पास नहीं है। तो ये डेजर्ट लिजार्ड का एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी बुक आपसे पूछ रही थी, कह रही थी, मैंने बता दिया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा बिहेवियरल में कोई एग्जाम्पल बताइए, तो डेजर्ट लिजार्ड है जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बिहेवियर से मेंटेन करती है। अरे इसके पास फिजियोलॉजी है उस एरिया की जिस एरिया में रहती है, लेकिन एनवायरनमेंट की फिजियोलॉजी इसके पास नहीं है। चलिए एक पॉइंट और बेटा, फिर उसको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर टेम्परेचर खत्म हो जाएगा। तो आइए उस पॉइंट को भी अपन एक बार समझ लें। देखना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा टॉपिक को, एकदम थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, कि जो वाइड रेंज टेम्परेचर को झेलना जानते हैं उसे अपन यूरी थर्मल कहते हैं।
और जो यूरी थर्मल जानते हैं वही थर्मो रेगुलेशन ही जानते हैं। और जो वाइड रेंज के सॉल्ट कंसंट्रेशन को सहना जानते हैं वो यूरी हेलाइन है। और जो यूरी हेलाइन जानते हैं अरे वही तो ऑस्मो रेगुलेशन जानते हैं। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो थर्मो रेगुलेशन जानते हैं, जो ऑस्मो रेगुलेशन जानते हैं वही तो है रेगुलेटर, वही तो है रेगुलेटर जो रेगुलेशन जानते हैं, जो रेगुलेशन जानते हैं। अगला पॉइंट कि जो ऐसा नहीं जानते उन्हें अपन स्टीनो थर्मल कहते हैं और स्टीनो हेलाइन कहते हैं और उन्हीं को अपन कन्फर्मर के नाम से पुकारते हैं। इस पूरी अर्थ पे केवल 1% रेगुलेटर हैं जो अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी को मेंटेन करना जानते हैं इन्वायरमेंट की फिजियोलॉजी से। तो इस दुनिया में केवल 1% अमीर हैं जो अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी को इन्वायरमेंट की फिजियोलॉजी से मेंटेन कर पाते हैं। 1% केवल रेगुलेटर है, केवल 1% रेगुलेटर है। और इस 1% रेगुलेटर के अंदर बर्ड और मैमल तो आएंगे ही सही, और इसके अंदर वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट और 99% एनिमल और ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूं 100% प्लांट जो कन्फर्मर हैं, जो अपनी बॉडी की टेम्परेचर को फिजियोलॉजी से मेंटेन नहीं कर पाते, बेचारा आज भी गरीबी में जी रहे हैं। चलिए आइए एक ग्राफ के थ्रू इसको समझते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा। ये रहा एक ग्राफ और ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी का एक्सटर्नल टेम्परेचर है, सॉरी ये एनवायरनमेंट का बाहर का टेम्परेचर है एक्सटर्नल, और ये ऑर्गेनिज्म के बॉडी का टेम्परेचर है इंटरनल टेम्परेचर। बेटा कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं बाहर कितना भी चेंजिंग आ जाए उनके बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट है, उन्हें अपन रेगुलेटर कहते हैं, रेगुलेटर। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है बाहर का टेम्परेचर बढ़ता गया तो बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता गया, बेटा उन्हें अपन कन्फर्मर कहते हैं। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं बाहर का टेम्परेचर बढ़ा तो उनके बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ा, फिर जाके इसने रेगुलेशन स्टार्ट कर दिया, ऐसे ऑर्गेनिज्म को अपन पार्शियल रेगुलेटर के नाम से पुकारते हैं, पार्शियल रेगुलेटर। मैं रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये ग्राफ बायोलॉजी का है, अगर ये ग्राफ फिजिक्स का होता तो ये एकदम आगे की तरफ चला जाता, अगर ये ग्राफ फिजिक्स का होता तो ये एकदम आगे की तरफ चला जाता। अरे मैंने कहा ना आपसे पहले ही, अमीर कितना भी हो लिमिट उसकी भी है। चलिए इन तीनों ग्राफ में हमें ये ग्राफ कंफ्यूज कर रहा है, पार्शियल रेगुलेटर। अब आप कहिएगा कि सर पहले इसने कन्फर्मर किया है, मतलब पहले इसने काम कन्फर्मर वाला किया है फिर रेगुलेटर वाला किया है, तो ये तो पार्शियल कन्फर्मर होना चाहिए, लेकिन पार्शियल रेगुलेटर क्यों? आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान के चलो बच्चों, हम और आप एक दिन की बात डेजर्ट में घूम रहे हैं और आपने डेजर्ट के एक एनिमल को पकड़ लिया। जब आपने उस डेजर्ट के एनिमल को पकड़ लिया तो मैंने कहा आओ उसकी स्टडी भी करते हैं। फिर मैंने आपसे पूछा कि बच्चा आप इस एनिमल के बॉडी के टेम्परेचर को चेक करो थर्मामीटर से। आपने कहा सर इसके बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री है। मैंने दूसरे बच्चों से कहा कि बाहर की बॉडी का बाहर का टेम्परेचर देखो। उसने कहा कि सर एनवायरमेंट का भी टेम्परेचर 40 डिग्री है। अब मैं उस एनिमल को ऐसे चेंबर में लेके आऊंगा जहां पे एनवायरमेंट के टेम्परेचर को बढ़ा सकूं या घटा सकूं। और जब मैं उस ऑर्गेनिज्म को ऐसे चेंबर में लाया और मैंने दूसरे बच्चे से कहा कि बाहर के टेम्परेचर को कम करो, तो उसने 40 से 35 किया। फिर मैंने उस बच्चे से पूछा अब बता एनिमल के बॉडी का टेम्परेचर क्या है, तो उसने कहा सर 40 डिग्री।
फिर उस बच्चे ने 35 से 40 किया। फिर मैंने पूछा उस एनिमल के बॉडी का टेम्परेचर क्या है, तो बच्चों ने कहा सर अभी भी 40 डिग्री। अरे ये तो पहले रेगुलेटर का काम कर रहा है। लेकिन जैसे उस बच्चे ने 30 से कम किया, दूसरा बच्चा कहता है रुक जाओ, अब इसके बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो रहा है, अब ये कन्फर्मर की तरह काम कर रहा है। लेकिन पहले ध्यान से सुनो रे बेटा, पहले उसने अपने आप को रेगुलेट किया है, फिर कन्फर्मर हुआ है। हुआ ना पार्शियल रेगुलेटर। क्या इस ग्राफ को आप पीछे से मतलब आगे से पीछे की तरफ देख सकते हैं? आगे से पीछे की तरफ देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। कान आपसे बायोलॉजी है, और आप बच्चों की सुविधा के हिसाब से इस ग्राफ को मैं चाहूं तो ऐसे एक्सटेंड कर सकता हूं। आगे जाओ तो कन्फर्मर, पीछे आओ तो कन्फर्मर। केवल एक पर्टिकुलर टाइम में इसने रेगुलेट किया है, वन पार्शियल रेगुलेटर। तो ये कुछ बात एनसीईआरटी बुक आपसे मेंशन कर रही थी बेटा, और जो बात एनसीईआरटी बुक आपसे मेंशन कर रही थी वो मैंने कर दिया। और हमारी एनसीईआरटी बुक की समझदारी देखिए। अरे उसने ग्राफ बनाया है, तीनों ग्राफ एक ही में बनाया है, लेकिन स्केल नहीं दिया। एनसीईआरटी चालाक है, स्केल आपके ऊपर लेना बनता है। ऐसा नहीं है कि आप स्केल लेके इसको एकदम आगे कर दो, नहीं हो सकता। अमीर कितना भी हो, लिमिट उसकी भी है। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? तो एनसीईआरटी बुक बहुत समझदार है, आपको स्केल भी लेना है तो सोच समझ के लेना है। तो ये कुछ बात एनसीईआरटी बुक जो आपसे कह रही थी मैंने कंप्लीट कर दिया। अब अपन फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं बच्चों। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो बच्चों, कैसे हो? आइए मैंने जो आपको तीसरा पॉइंट पढ़ाया था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बिहेवियर ऑफ एनिमल, उसमें प्लांट सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। छोटा सा पॉइंट और है, प्लांट सस्पेंशन। प्लांट सस्पेंशन, और प्लांट सस्पेंशन के अंदर सबसे पहले अपन सिलेजिनिया की बात करेंगे। जब एनवायरमेंट में मॉइस्चर कंडीशन रहता है तो ये अच्छे से फूलता है, ये अच्छे से खिलता है साहब, मतलब इसकी ग्रोथ अच्छे से होती है। लेकिन जैसे ही एनवायरमेंट के अंदर ड्राई कंडीशन आता है, ये घूम के बॉल लाइक हो जाता है। घूम के ये दिख रहा है ना, बॉल लाइक हो जाता है, जैसे लगता है मर गया। और जैसे फिर एनवायरमेंट के अंदर मॉइस्चर कंडीशन आता है, जैसे एनवायरमेंट के अंदर फिर मॉइस्चर कंडीशन आता है, फिर इसकी जो इसके फूल हैं ये फिर निखर आते हैं। तो एक देखो, थोड़ा ध्यान से पॉइंट को सुनिएगा। इन्होंने एक पर्टिकुलर रेंज में अपने आप को सस्पेंस किया है, हमेशा के लिए नहीं किया। अरे जब इन्वायरमेंट इनके फेवर में नहीं है तो उन्होंने, इस सिलेजिनिया ने अपने आप को कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए सस्पेंस कर लिया, रोक लिया, ठीक, जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही है। दूसरा, आप यहाँ पे सीड डोरमेंसी का भी एग्जाम्पल देंगे, सीड डोरमेंसी। तीसरा, आप यहाँ पे बैक्टीरियल स्पोर का भी एग्जाम्पल देंगे, बैक्टीरियल स्पोर का भी आप इसी में एग्जाम्पल देंगे। तो ये सारे प्लांट सस्पेंशन के एग्जाम्पल हैं। एक पॉइंट और सुनना बच्चों थोड़ा ध्यान से एकदम, कि अगर एक ह्यूमन चाहे तो अपने बॉडी के बाहर का टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है, वो उसके हाथ में है। मान के चलिए कोई अमीर आदमी है, वो चाहता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी 25 रहे और बॉडी के बाहर का भी टेम्परेचर 25 रहे, तो वो कर सकता है। जिस ऑफिस में रहता है वहां पे एसी लगवा दिया जाएगा, जिस कॉरिडोर से निकलेगा वहां पे एसी लगवा दिया जाएगा, जिस गाड़ी में बैठेगा वहां पे एसी है, घर में एसी है, बाथरूम में एसी है। साहब जिस कॉरिडोर से निकलते हैं उस कॉरिडोर में एसी पहले से चालू कर दिया जाए ताकि मेंटेन हो सके 25 डिग्री। साहब जिस गाड़ी से जाते हैं उस गाड़ी के अंदर एसी पहले से ऑन कर दिया जाए ताकि 25 डिग्री मेंटेन हो सके।
समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? अगर ह्यूमन चाहे तो अपने बॉडी के अंदर का टेम्परेचर जितना है उतना ही टेम्परेचर बॉडी के बाहर भी रख सकता है। अमीर आदमी चाहे तो, क्या गरीब आदमी ऐसा कर सकता है? नहीं। 2 पॉइंट थोड़ा ध्यान से एकदम सुनिएगा कि अगर बॉडी के बाहर के टेम्परेचर को मेंटेन करना है तभी भी एनर्जी खर्च करना है, लेकिन वो एनर्जी पैसे के फॉर्म में खर्च होगा। अगर बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करना है तभी भी एनर्जी खर्च करना है, लेकिन वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में खर्च होगा, एटीपी के फॉर्म में खर्च होगा। तो आई होप इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी एनसीईआरटी गरीब और अमीर का एग्जाम्पल देके समझा रही थी बेटा। तो ये आपका फाइनली कंप्लीट हो गया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बिहेवियर ऑफ एनिमल। क्लियर है?